Hi everyone, I am Arzu Chauhan. Welcome back to our YouTube channel B2E Tutorials. गाइस आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ असेसमेंट फॉर लर्निंग का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इंटरप्रेटिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपको पता है फोर्थ यूनिट का टॉपिक है एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, किस किस तरह से हम डेटा को ग्राफिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं एंड सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स मीन मीडियन मोड क्या होता है, इसे किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। सो ऑल ओवर अच्छे से इसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। तो आपको पता है जो भी हमारा ये पोर्शन है ये स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है, ठीक है। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, उसी के अंदर हमारा सारा ये आता है, हिस्टोग्राम आता है, पॉलीगन होता है, फ्रीक्वेंसी कर्व है, मीन मीडियन मोड है, एवरीथिंग जो भी हमारे सिलेबस का पार्ट है तो वो सब स्टैटिस्टिक्स में आता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स का क्या मीनिंग है और हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, ठीक है। आपको पता है हम बीएड कर रहे हैं, तो बीएड में टीचर बनने वाले हैं हम, तो टीचर्स को क्यों ज़रूरी होता है स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानना एंड डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के बारे में जानना, जिससे कि हम स्टूडेंट्स के डेटा को क्या कर सकते हैं, ग्राफिकल फॉर्म्स में या बहुत इजी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि जो टीचर्स होते हैं उनको स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि उनके यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं, फाइनल टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं, ये जिस भी तरीके का स्टूडेंट्स एंड टीचर्स जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं हर एक चीज़ का टीचर को रिकॉर्ड रखना होता है। तो स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होना टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन सभी मेथड्स के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए ये जो टॉपिक है हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है कि ताकि टीचर्स को पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम बच्चों के डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में। तो आपको पता है कि चाहे एजुकेशन का फील्ड हो, साइकोलॉजी का फील्ड हो, सोशियोलॉजी का फील्ड हो, हर एक फील्ड में हमें डेटा को इकट्ठा करना ही होता है, ठीक है। और उस डेटा से हमें क्या करना होता है, अगर हमारे पास डेटा होगा तो उस डेटा को हम दूसरों को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, प्रिंसिपल हैं या भी बाहर की जितने भी कम्युनिटी के मेम्बर्स हैं, जिनको भी हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए तो वो उस डेटा को ईजिली ले सकते हैं, हम उसको ईजिली प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और वो समझने लायक भी होता है ताकि जिसको ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज ना हो तो भी वो इसी ईजिली ग्राफ्स की मदद से समझ सके कि स्टूडेंट्स की क्या प्रोग्रेस रही है, किस तरीके के अप्स एंड डाउन्स आए हैं। तो इसीलिए हम इसे ग्राफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो हर एक फील्ड में हमें स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि हमें डेटा को अगर रिकॉर्ड करना है। सो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में क्या किया जाता है, सबसे पहले क्या किया जाता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव डेटा होता है हमारा, ठीक है, नंबर्स की फॉर्म में होता है। तो इस डेटा को सबसे पहले हमें कलेक्ट करना होता है, डेटा को कलेक्ट करना है, देन प्रॉपरली एनालाइज करना है उसे, ठीक है, एनालाइज करना है एंड फिर उसके बाद उसको इंटरप्रेट करके रिजल्ट निकालना है, ठीक है। सो फॉर इट नॉलेज ऑफ बेसिक कंसेप्ट, मेजर्स, मेजर मेथड्स एक्सेट्रा इज असेंशियल, ठीक है। तो इन दिस यूनिट द नॉलेज विल बी गिवन। तो इस जो हमारी यूनिट है, यूनिट नंबर 4 में, तो इसी सभी की नॉलेज हमें दी गई है कि किस तरीके से हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि स्टैटिस्टिक्स का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। सो स्टैटिस्टिक्स हैज़ बीन डिफाइंड इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से हम स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कैसी है, अकॉर्डिंग टू लॉवेट सेज दैट स्टैटिस्टिक्स इज साइंस, ये क्या है, एक तरीके की एक साइंस है विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स एज द बेसिस ऑफ एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन एंड टेबुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। जो भी न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं हमारे पास, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड होता है, डेटा होता है, ठीक है, नंबर्स, मार्क्स, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है, और किस किस तरीके का जो भी मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा है, नंबर्स की फॉर्म में डेटा है, तो उस डेटा को सबसे पहले टीचर क्या करता है, कलेक्ट करता है, ठीक है, कलेक्ट करता है, उसे क्लासीफाई करता है, एनालिसिस करता है, उसका इंटरप्रिटेशन निकालता है, ठीक है। तो एंड में फाइनल में क्या कंक्लूजन निकालता है कि क्या उसका रिजल्ट रहा। तो ये स्टैटिस्टिक्स एक तरीके का क्या है, साइंस है जो क्लासिफाई करता है और डेटा को टैबुलेशन फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जब भी आपको आपके पास भी आपकी मार्कशीट आती है तो आपके टेबल के फॉर्म में आते हैं कि आपके इधर सब्जेक्ट होते हैं, इधर मार्क्स होते हैं, इधर ग्रेड होते हैं ना, इस तरीके के टेबल के फॉर्म में, और नीचे आपका जो टोटल होता है सारा का सारा परसेंटेज वगैरह दिया होता है। तो मार्क्स को टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करना ही स्टैटिस्टिक्स कहलाता है, ठीक है। सो एज द बेसिस ऑफ एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन एंड टेबुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, तो उसे स्टैटिस्टिक्स कहते हैं।
दूसरा डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेलिगमैन की स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग। तो मतलब बेसिकली आपको एक ही चीज़ सीखनी है कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब ही यही है, कलेक्ट करना, क्लासिफाई करना, प्रेजेंट करना, कंपेयर करना या इंटरप्रेट करना। तो ये सभी क्या होता है, ये होता है हमारा स्टैटिस्टिक्स। और किस चीज़ में करना, न्यूमेरिकल, यहाँ पर अगर न्यूमेरिकल डाटा को, ठीक है, जो कि नंबर्स के फॉर्म में, क्वालिटेटिव डेटा नहीं हम इसमें कर सकते कि बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, इंटरेस्ट क्या है, इन सबको नहीं करते। सिर्फ जो चीज़ नंबर में है, क्वांटिटेटिव है, सिर्फ उसी को ही हम करते हैं, उसी की तरफ लाइट को थ्रो करते हैं। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। आगे बात करते हैं इसकी सेकंड अनदर डेफिनेशन की अकॉर्डिंग टू जॉर्ज ए फर्ग्यूसन। जैसे कि स्टैटिस्टिक्स क्या, ब्रांच ऑफ साइंटिफिक मेथोडोलॉजी। तो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कब किया जाता है, रिसर्च करने में किया जाता है। जब हम पीएचडी वगैरह करते हैं तो तब स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, डिफरेंट टेस्ट वगैरह, मेथड्स वगैरह अप्लाई करे जाते हैं एंड डाटा का जो फाइनल कंक्लूजन है वो निकाला जाता है। सो ये क्या एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है। इट डील्स विद कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा बाय कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड सर्वे। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किसी चीज़ में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, या फिर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स का, सर्वे कर रहे हैं, तो उन सब में हमें डेटा इकट्ठा करना होता है। तो डेटा हम इकट्ठा करेंगे, उससे क्लासीफाई करेंगे, देन एनालाइज करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है, और फाइनल में कंक्लूजन निकाल लेंगे। सो इट इज़ असेंशियल पर्पस टू ड्रॉ इन्फ्रेंसेस मतलब कंक्लूजन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉपुलेशन, कि जो पॉपुलेशन मतलब जो हमने फील्ड चूज़ किया, जिन भी क्षेत्र में हमें डेटा चाहिए, ठीक है, टोटल ओवरऑल, तो उस पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज में से इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने में डेटा हेल्प करता है, स्टैटिस्टिक्स हेल्प करती है। सो टू सम अप, स्टैटिस्टिक्स इज कंसिडर्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी दैट हेल्प्स अस इन साइंटिफिक कलेक्शन। तो स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करती है साइंटिफिक तरीके से अच्छे से डेटा को कलेक्ट करने में, प्रेजेंट करने में, ठीक है, एनालाइज, इंटरप्रिटेशन करने में, न्यूमेरिकल फैक्ट को, एंड इट इज़ फंडामेंटली ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, ठीक है, तो मैथ्स का ही एक पार्ट है ये। एंड इन दिस कंटेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच गिव्स अस लैंग्वेज टू फिगर्स, जो कि फिगर्स को, जो कि आंकड़े हैं, उसको एक लैंग्वेज देती है, ठीक है, कि आंकड़े भी अपने आप में बोलते हैं कि हाँ इस चीज़ का ये मतलब है। एंड इम्पार्ट मीनिंग टू न्यूमरल्स, तो न्यूमरल्स जो है, संख्याएं हैं, उनको क्या करता है, मीनिंग प्रोवाइड करता है। आई होप आपको कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। बात कर लेते हैं इसकी नेचर की, कि स्टैटिस्टिक्स की क्या नेचर है, क्या प्रकृति है, क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला है कि स्टैटिस्टिक्स एंड एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। तो स्टैटिस्टिक्स में ना फैक्ट्स जो है, डाटा है, उसका एग्रीगेट है, टोटल होता है। कोई एक डिजिट मान लो 100 नंबर है, 1000 नंबर है, 900 नंबर है, ये कोई अपने आप में स्टैटिस्टिक्स नहीं है। स्टैटिस्टिक्स के लिए पूरा ग्रुप ऑफ डेटा होना चाहिए, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ डेटा होना चाहिए, तभी जाके वो स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। सो स्टैटिस्टिक्स डज नॉट रेफर टू एनी सिंगल नंबर। तो कोई सिंगल फिगर, सिंगल नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं होता है। इट रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ फिगर। तो ये क्या होता है, सीरीज ऑफ फिगर होता है। फॉर एग्जाम्पल कि ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट्स इन, मतलब कि अगर हमें कोई एक स्टूडेंट का डेटा है, हमने वो ऑब्टेन कर लिया, तो वो कोई क्या होगा, वो कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है सिर्फ एक सिंगल स्टूडेंट का, बट अ सीरीज ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ आएगा कि एक सिंगल स्टूडेंट का हमने डेटा लिया, तो वो कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है कि एक बच्चे के इतने नंबर आ गए तो वो स्टैटिस्टिक्स है, नहीं। स्टैटिस्टिक्स होने के लिए क्या ज़रूरी है कि एक आपको एक ग्रुप, मतलब पूरी क्लास का डेटा, 40 स्टूडेंट है क्लास में, तो पूरे 40 स्टूडेंट्स का जब आप रिकॉर्ड मेंटेन करोगे, डेटा रखोगे, तो वो स्टैटिस्टिक्स कहलाता है, ना कि एक सिंगल स्टूडेंट का। ऑलराइट, सो विच आर ऑर्गेनाइज्ड, तो उस डेटा को हम ऑर्गेनाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, इसको स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। ठीक है, तो जो पूरी क्लास के बच्चों का आपने फाइनल रिजल्ट निकाला है, तो उसको आप रिकॉर्ड करेंगे सबसे पहले, फिर उसको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज क्लासीफाई करेंगे, फिर उसके बाद आप उसको एनालाइज करेंगे, उसके बाद इंटरप्रेट करेंगे कि क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन किसकी आई है, मीन्स ओवरऑल हर एक स्टूडेंट की क्या पोजीशन आई क्लास में, तो उसको आप क्या करोगे, इंटरप्रेट करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये एग्रीगेट होता है। सेकेंड है कि स्टैटिस्टिक्स इज अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेस। तो स्टैटिस्टिक्स हमेशा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है, कोई क्वांटिटेटिव डेटा नहीं होता है, सॉरी क्वालिटेटिव डेटा नहीं होता। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स इज अ न्यूमेरिकल स्टेटमेंट फैक्ट एक्सप्रेस्ड इन नंबर। जैसे कि अगर हम बात करें क्वालिटेटिव डेटा, जैसे गुड, बैड या फिर एक्सीलेंट, हम कहते हैं ना कि क्लास में बच्चे बहुत गुड परफॉर्म कर रहा है, एक्सीलेंट है, तो इसको हम नहीं कर सकते
ठीक है, ये क्वालिटेटिव डेटा है, ये क्या गुणात्मक डेटा है, ये बच्चे के गुण के बारे में बताता है, संख्या के बारे में नहीं बताता। तो हमें स्टैटिस्टिक्स में संख्यात्मक जो डेटा होता है उसको लेना होता है, ठीक है। डू नॉट कंसिस्ट स्टैटिस्टिक्स, तो क्वांटिटेटिव डेटा जो क्वालिटेटिव डेटा है तो वो कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं होती है, तो हमेशा जो नंबर्स होते हैं वही स्टैटिस्टिक्स होता है। सो क्वालिटेटिव एक्सप्रेशंस आर वेग एंड वन कैन नॉट गेट एनी प्रेशियस डेटा फ्रॉम देम, तो इनसे कोई बढ़िया कोई प्रेशियस डेटा हमें नहीं मिलने वाला क्वालिटेटिव से, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी थर्ड फीचर की, वो है स्टैटिस्टिक्स इज अ कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल सिस्टम में चलता है, तो स्टैटिस्टिक्स की एक अपनी एक पूरी प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, उसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। आपने इकट्ठा कर लिया डेटा, फिर इसको अलग 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 ऑर्गेनाइज करोगे, फिर उसको प्रेजेंट करोगे, एनालाइज करोगे, फिर एंड में इंटरप्रिटेशन। तो ये आपको पूरी साइकिल याद करनी है, इसकी जो पूरी प्रोसेस है, तो यही इसका मीनिंग है, यही डेफिनेशन है, यही प्रोसेस है, ठीक है। सो फिर उससे क्या होता है, सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है ये। सो एनी रफ और haphazards as methods of collection और presentation में lead to improper and wrong conclusion। अगर हम कोई भी रफ डेटा या फिर कोई भी ऐसी मतलब डेटा कलेक्ट कर लेते हैं रैंडमली, ठीक है, तो वो कोई ठीक से प्रॉपर हमें प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता किसी भी आंकड़े की, वो रॉन्ग कंक्लूजन फाइंड आउट करेगा। तो पूरा सिस्टम में आपको चलना पड़ेगा, तभी वो स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। स्टैटिस्टिक्स इज कलेक्टेड फॉर अ प्रीडिटरमाइंड पर्पस, तो स्टैटिस्टिक्स के लिए हमेशा हमारा जो पर्पस होता है वो हमें एडवांस में सबसे पहले हमें तय करना पड़ता है कि हम किस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। जब भी हम भी कोई काम करते हैं तो कोई ना कोई हमारा लक्ष्य होता है, कोई ना कोई उद्देश्य है, उसी लिए हम काम कर रहे हैं ना। तो पहले से आप उसको डिफाइन करके रखिए कि आपको क्या काम करना है और उसी पर आप लग जाइए, ठीक है ना। सो वी मस्ट नॉट कलेक्ट डेटा रिलेटेड टू एटीट्यूड, इंटरेस्ट या एप्टीट्यूड। तो हमें बच्चे का कोई एटीट्यूड वगैरह नहीं फाइंड आउट करना, बस उसके न्यूमेरिकल मार्क्स जो होते हैं, न्यूमेरिकल डाटा ही फाइंड आउट करना है। देन फिफ्थ पॉइंट है स्टैटिस्टिक्स इज एन एस्टिमेशन विद रीजनेबल स्टैंडर्ड और एक्यूरेसी। तो स्टैटिस्टिक्स में हम एस्टिमेशन भी लगाते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो बहुत लार्ज पॉपुलेशन है, तो हर एक मान लो आपको 2 लाख लोगों के बारे में जानना है, तो 2 लाख लोगों के पास आप जा करके डाटा नहीं इकट्ठा कर सकते इन एज कम्पेयर टू 200 के पास जा सकते हो आप। तो आप 2 लाख में से 200 लोगों को चूज़ करेंगे, ठीक है। ये 2 लाख में से आप सिर्फ 200 लोगों को चूज़ करेंगे, इतने को, ये आपका सैंपल हो गया, ये पूरा पॉपुलेशन है आपका, ठीक है। तो इतने लोगों को आप आसानी से कर सकते हो, तो इसमें एस्टिमेशन भी लगाए जाते हैं, अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। तो फैक्ट एंड फिगर्स अबाउट एनी फिनोमेना कैन बी डिराइव्ड इन 2 वेज। या तो आप एक्चुअल काउंट कर लीजिए अगर लोग छोटे हैं, ठीक है। अगर कम आपका एरिया है तो आप जा करके एक्चुअल जो काउंट है, एक्चुअल फिगर, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड मेजरमेंट और बाय एस्टिमेशन, और अगर एज कम्पेयर टू बहुत ज़्यादा बड़ा आपका एरिया है, आपको ज़्यादा लोगों का डेटा चाहिए, तो आप एस्टिमेशन या मेजरमेंट भी कर सकते हैं सैंपल के आधार पर। इन अ सिचुएशन व्हेन द एरिया ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इज लार्ज, वही वाली बात है, जब लार्ज है तो ठीक है, तो एक्यूरेट पॉसिबल नहीं होता एस्टिमेशन। सो आप क्या कर सकते हो, इधर नॉट पॉसिबल और डिफिकल्ट टू मेक। सो इन सच ए केस एक्सपर्ट्स जो होते हैं क्या करते हैं, एस्टिमेशन लगा सकते हैं विद अ डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो ऐसा सैंपल चूज करना होता है जो पूरे के पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करे, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेशन लगा सकते हैं, बिल्कुल सही एस्टिमेशन लगा सकते हैं। अब ये तो होगी हमारी जितने भी हमने 5 पॉइंट्स ये पढ़े, ये होगी हमारी नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसकी बात कर लेते हैं फटाफट से कि स्टेजेस क्या हैं, ठीक है, कि क्या स्टेप फॉलो करना होता है। तो वही वाला फॉलो करना है, जैसे कि कलेक्शन करना है सबसे पहले डेटा को। हमें क्या करना है कि नो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज पॉसिबल विदाउट डेटा। तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन करना है स्टैटिस्टिक्स की, तो डेटा को तो कलेक्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो कलेक्शन ऑफ डेटा विद अ स्पेसिफिक एंड वेल डिफाइंड पर्पस होना चाहिए। तो इज़ द फर्स्ट स्टेप इन स्टैटिस्टिकल रिसर्च एट मोस्ट केयर। हमें पूरे केयर से डेटा को इकट्ठा करना चाहिए, ठीक है। तो पूरा सोच समझ के, क्योंकि डेटा ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फर्स्ट स्टेप पे डेटा ही ठीक से कलेक्ट नहीं किया, तो जो फाइनल स्टेप पे पहुंचोगे कंक्लूजन के स्टेप पर, इंटरप्रिटेशन के स्टेप पे, तो वो सब गलत हो जाएगा, ठीक है। सो डेटा बहुत अच्छे से आपको पूरा एटमोस्ट केयर के साथ डेटा को कलेक्ट करना है। बिकॉज ऑफ द डेटा द फाउंडेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इफ डेटा फॉल्टी, अगर डाटा फॉल्टी निकल गया तो आपका जो कंक्लूजन आप ड्रॉ करेंगे तो वो भी रिलायबल नहीं होगा। तो कलेक्शन ऑफ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डेटा आपने सब कलेक्ट कर लिया जाके, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा तो आपने रॉ मटेरियल होता है ना, वो रॉ डाटा इकट्ठा किया, अब उसको आपको टेबल के फॉर्म में कुछ प्रेजेंट तो करना होगा ना, अलग 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 सेपरेट करना होगा। सो द कलेक्टेड डेटा मस्ट बी क्रेडिटेड विद केयरफुली। अगर कोई गलती, ओमिशन है, इनकन्सिस्टेंसी, इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी अगर इरेलीवेंट चीज़ है तो आप उसको निकाल देंगे, और जो चीज़ रेलिवेंट है उसको ही रखेंगे, ठीक है। सो रिटर्न मे बी करेक्टेड एंड एडजस्टेड। अगर कोई गलती हुई है तो उसको आप करेक्ट कर लेंगे। एंड आफ्टर द डेटा हैज़ बिन एडिटेड, फिर जब डेटा एडिट हो जाएगा,
नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, उसको क्लासीफाई कर देंगे हम। व्हेन द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द टेबल, सो दैट एडिटिंग, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन आर द 3 स्टेप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो आपने रॉ डाटा इकट्ठा कर लिया, उसके बाद जो चीज़ चाहिए वो चीज़ रखेंगे, जो चीज़ इरेलीवेंट है उसको हटा देंगे, कोई गलत चीज़ है उसको भी हटा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, टेबल की फॉर्म में या फिर हम किसी भी तरीके से ग्राफ की फॉर्म में उसको क्या कर देंगे, प्रेजेंट कर देंगे। तो ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने उसको क्या कर लिया, अलग अलग कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम उसको प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंटेशन हो गया थर्ड स्टेप। फिर कलेक्शन ऑफ डेटा हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया डेटा, अलग अलग कर दिया, उसमें से सब कुछ इरेलीवेंट चीज़ें हटा दी। फिर अब उसको प्रेजेंट कर देंगे। तो प्रेजेंट कैसे करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। ठीक है, सो उसको हम या तो टेबल की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट हो गया एनालिसिस करना। अब हमने रख दिया कि भी टेबल की फॉर्म में बना दिया, फोर्थ स्टेप है उसको एनालिसिस करना, मतलब टुकड़ों में बांट के देखना, क्योंकि पूरे आप पूरे यूनिवर्स के डेटा को, 200 लोगों के डेटा को एकदम से तो नहीं देख सकते, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पार्ट करके देखना पड़ेगा। तो ये 2 तरीके से होता है एनालिसिस, या तो डिस्क्रिप्टिव होता है या इन्फ्रेंशियल होता है। डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ आप उसको डिस्क्राइब करेंगे, कोई कंक्लूजन नहीं निकालेंगे। सो in this statistics is concerned with the describing or summarizing of numerical properties of data. In this methodology descriptive statistics, इसमें हम classification में tabulation, graphical representation या फिर calculation of certain indicators such as mean, median, mode वगैरह, range वगैरह हम निकाल लेंगे। तो describe करने के फॉर्म में क्या है, present करने के बाद हम इसमें से mean निकाल लेंगे कि average कितनी है इसकी। ठीक है, तो 50% मतलब कि 50% हायर कितने हैं, 50% लोअर कितने हैं, रेंज कितनी आ रही है। तो ये सब कुछ हम इसमें से डिस्क्राइब कर देंगे, मतलब उस डाटा को हम क्या करेंगे, एक डिस्क्राइब करके ये बताएंगे कि हाँ ये डाटा इस चीज़ के बारे में है, मतलब उससे हम कंक्लूजन नहीं निकाल रहे अभी। ठीक है, इसमें क्या हम इन्फ्रेंस नहीं निकाले, इन्फ्रेंस मतलब कोई कंक्लूजन ड्रॉ आउट नहीं करे, सिर्फ अभी हमने डेटा को सिर्फ क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, डिस्क्राइब कर दिया बस। अब ये जो इन्फ्रेंशियल है इसमें हम उससे ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे, इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करेंगे कि ये डेटा कह क्या रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, इन्फ्रेंस को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो इन स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर used for drawing inferences about the properties of the population from the sample, and इसको फिर क्या कर देंगे, जर्नलाइज कर देंगे हम, कि जो भी हमने कंक्लूजन निकाला है फिर उसको सबको बता देंगे कि हाँ ये हमारी रिसर्च थी, ये हमारा क्या निकला, रिजल्ट निकला। तो इस तरीके से हम उसको जर्नलाइज कर देंगे। और जो लास्ट हमारा स्टेप है वो क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। फिर उसमें हम अपनी व्याख्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन देंगे। तो इसमें क्या आएगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्राइंग आउट वैलिड कंक्लूजन, एंड में कंक्लूजन निकालेंगे। लास्ट स्टेज है ये इन्वेस्टिगेशन की। एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा इज नॉट एन ईजी टास्क एंड रिक्वायर्ड हाई स्किल एंड एक्सपीरियंसेस। तो किसी भी डेटा में से कंक्लूजन निकालना कोई आसान चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है जिसको हर चीज़ की नॉलेज है, क्योंकि से अपने बाद में सजेशंस वगैरह भी देने होते हैं। ठीक है, सो कंक्लूजन एंड फाइंडिंग ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन डिपेंड अपॉन, ये किस पे डिपेंड करती है, अप्रोप्रिएटनेस इन द अडेप्टेशन ऑफ मेड बाय एक्सपर्ट और रिसर्चर्स। तो जिस तरीके से रिसर्चर ने काम किया है, ठीक है, तो उस हिसाब से उसकी एक्सपर्टीज़ के आधार पर ही वो क्या कर सकता है, डेटा से इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। तो बेसिकली यही इसके 5 स्टेप्स जो होते हैं फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, कलेक्शन किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, प्रेजेंट किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा। एनालाइज 2 तरीके से हो सकता है, या तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हो सकता है या फिर इन्फ्रेंशियल फॉर्म में हो सकते हैं। और एंड में क्या करेंगे, हम इंटरप्रिटेशन कर देंगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हमारा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, कि फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सो व्हेन ए टीचर विशेस टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्मॉल ग्रुप, जैसे कि अगर 10 या 20 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, अगर आपको उनका डेटा इकट्ठा करना है, उनके मार्क्स रिकॉर्ड करने हैं, तो आप बड़े आसानी से 10 से 20 स्टूडेंट्स के कर सकते हैं। ठीक है, सो जो टीचर होता है वो ही कैन ईजिली read the individual scores and have an idea about the performance of the class of individual student। तो 10-20 स्टूडेंट है तो आसानी से टीचर डेटा को देख सकता है, उसको कलेक्ट कर सकता है एंड इंटरप्रिटेशन कर सकता है। बट इन केस ऑफ लार्ज स्टूडेंट, बट स्टूडेंट जब बहुत सारे हों, जब स्टूडेंट 1000 हो, तो फिर क्या किया जाए। सो इट बिकम डिफिकल्ट फॉर द टीचर टू हैव एन आइडिया अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। सो उसके लिए फिर क्या किया जाए,
सो स्टूडेंट्स क्विकली रीडिंग द स्कोर्स obtained by them in the test. सो टीचर को देखना होता है कि अगर लार्ज पॉपुलेशन है, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, तो उनके डेटा को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा, तो वही हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. सो व्हेन डीलिंग विद अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस, सो व्हेन सर्टन स्कोर्स आर शेयर्ड बाय सेवरल पर्सन, जब हमारे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और हमें वो डेटा को दूसरों के साथ भी शेयर करना है, तो मान लो कि अगर क्लास में 50 स्टूडेंट है तो भी 50 स्टूडेंट्स के डेटा को शेयर करना है, तो वो कैसे शेयर करेंगे टीचर, तो वही देखते हैं अभी हम, ठीक है. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल किया जा सकता है. अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज मेयरली अ मेथड ऑफ अरेंजिंग स्कोर्स इनटू ग्रुप ऑफ क्लास इंटरवल्स. तो हम क्या करेंगे, टीचर क्या कर सकता है, जो भी डाटा होगा उसको क्लास इंटरवल्स में डाल देगा, ठीक है. जैसे कि आपने देखा होगा कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, इस तरीके से होता है ना, क्लास इंटरवल्स होते हैं. तो इसमें डाल देगा कि 0 से 5 नंबर आने वाले बच्चे इतने इतने हैं, 5 से 10 नंबर वाले इतने इतने हैं. तो आसानी से 50 बच्चों का डेटा बनाया जा सकता है. बट हम लिखने बैठे तो 1 2 3 4, तो इस तरीके से पता नहीं 3 4 पेज भर जाएंगे, 3 4 पेज दिखाने पड़ेंगे टीचर को कि हाँ हाँ इतने बच्चों के इतने नंबर आए हैं. बट अगर इस तरीके से क्लास इंटरवल बना दिया तो 10 लाइनों में ही, 5-10 लाइनों में ही सारा डेटा है ना इकट्ठा हो जाएगा. तो इस वजह से बनाया जाता है ये, ठीक है. तो चलो देखते हैं. अब जैसे प्रिपेयरिंग ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इन ऑर्डर टू मेक अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द कलेक्टेड डेटा फ्रॉम टेस्ट एक्सपेरिमेंट में बी क्लासीफाइड इनटू अ सिस्टमेटिक स्टेप. कि टीचर ने 50 बच्चों का डेटा लिया, उसकी क्लास में 50 बच्चे थे, 100 नंबर का टीचर ने टेस्ट लिया, ठीक है. तो 100 नंबर का टेस्ट लिया टीचर ने, तो बच्चों के इतने इतने नंबर आए, देखिए. तो बच्चों के इतने इतने नंबर आए, किसी के 69 आए, किसी के 72 आए. तो इस तरीके से ये सारे 50 बच्चों का डेटा दे रखा है. अब ये कितना अजीब लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा कि किस बच्चे के कितने नंबर है, ठीक है ना. तो इसको हमें क्या करना है, अरेंज करना है सिस्टमेटिक फॉर्म में, ताकि देखते पता चल जाए कि कितने बच्चों के कितने नंबर हैं, ठीक है. 70 से 75 के बीच में कितने नंबर है, 60 से 65 के बीच में कितने नंबर हैं, ठीक है ना. इस तरीके से हमें इसी फॉर्म करना है. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टू अरेंज द स्कोर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. तो या तो हम इसे बढ़ते क्रम में लगा लेंगे या घटते क्रम में. बढ़ते क्रम में कैसे लगाएंगे, जिन बच्चों के ज़्यादा नंबर हैं, ठीक है, जिस बच्चे के हाईएस्ट नंबर है वो सबसे पहले आएगा. तो 100 में से सबसे ज़्यादा नंबर 72 नंबर आए एक बच्चे के, देन 69 आया, 65 आया, 63 आए हैं. तो मतलब बढ़ते क्रम में इस तरीके से बढ़ते से घटते क्रम में ऐसे लगा लेंगे. और सबसे कम नंबर आए, 4 नंबर आए किसी बच्चे के, तो इस तरीके से या तो हम इसको असेंडिंग में लगा लेंगे या फिर डिसेंडिंग में लगा लेंगे, ठीक है. अब उसके बाद क्या करेंगे, रेंज निकाल लेंगे. टू डिटरमाइन रेंज का सो रेंज में क्या आएगा कि रेंज में हम ये देखेंगे कि कितने, कौन से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है एंड कौन से सबसे ज़्यादा लोएस्ट है. अब सबसे पहले आपको पता है कि जो हाईएस्ट है वो 72 है, ठीक है. जिस बच्चे के 72 नंबर आए हैं उसके हाईएस्ट है, एंड जिस बच्चे के 4 आए हैं उसके सबसे कम है. तो हमें रेंज पता चल गई ना कि कितने बीच में, मतलब किस बीच में बच्चों के नंबर आए. तो 72 सबसे ज़्यादा है एंड 4 सबसे कम है. तो 72 माइनस 4 68. तो हमारी जो रेंज हो गई, रेंज क्या हो गया, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो उसको हम रेंज बोलते हैं, ठीक है. तो हम रेंज निकालेंगे. फिर क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे क्लास इंटरवल. इंटरवल का क्या मतलब होता है कि कितने बच्चों के कितने % मार्क्स आए हैं, कि 4 से 10 के बीच में कितने नंबर आए हैं, 10 से 20 के बीच में कितने नंबर आए हैं, ठीक है. इस तरीके से रेंज, जो इंटरवल होता है ना, क्लास इंटरवल होता है, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे. अब देखो जैसे कि ये देखो कि हमारे 70 से 74 के बच्चे, क्योंकि हमारे हाईएस्ट मार्क्स कितने थे, आप देखिए हमारे हाईएस्ट मार्क्स 72 थे, ठीक है. बच्चे के 72 हाईएस्ट मार्क्स थे और सबसे कम कितने थे, 64 के. तो इस हिसाब से हम क्या बना लेंगे, इंटरवल बना लेंगे, ठीक है ना. जैसे कि या तो 0 से 4 के कितने हैं, 5 से 9 के कितने हैं, 10 से 14 के कितने हैं, एंड सो ऑन जितने भी, क्योंकि काफ़ी लंबा बन जाएगा ये. 60 से 64 के कितने आए हैं, 65 से 69 के कितने हैं, 70 से 74 कितने हैं, ठीक है. ऐसे बना सकते हैं. या फिर हम देखो अपने हिसाब से बना सकते हैं. 0 से 4 की जगह 0 से 5 ले लो, 5 से 10 ले लो, ठीक है. इस तरीके से 10 से 15 ले लो. अपने ऊपर अकॉर्डिंग, जो रिसर्चर या एक्सपर्ट जो भी ये काम कर रहा है, तो उसके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके से क्लास इंटरवल लेना है. तो इस तरीके से हम इसका क्लास इंटरवल ले सकते हैं, ठीक है. फिर अब क्या करेंगे, टैबुलेशन करेंगे. अब टेबल बना लेंगे. इसको, ये जो भी हमने डेटा इकट्ठा किया था उसको टेबल में लगा लेंगे. अब इस तरीके से टेबल बन गई, देखो 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, इस तरीके से ये पूरी
टेबल बन गई। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लाइन्स में हमारे पूरा का पूरा डेटा इकट्ठा हो गया, जो कि हमारे 7-8 पेज में इकट्ठा होना था। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारा ये पूरा का पूरा बन गया। अब हमें ये देखना है ये फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब हुआ कि कितने कितने बच्चों के, ये क्योंकि 50 बच्चे थे टोटल, कितने कितने बच्चों के नंबर इतने इस बीच में आए हैं। तो देखिए 0 से 4 के बीच में एक ही बच्चे के नंबर हैं, 5 से 9 के बीच में 2 बच्चों के नंबर हैं, 10 से 14 के बीच में 1 के, तो इस तरीके से सो ऑन। तो सबसे ज़्यादा नंबर जो है बच्चे की इसमें है, जिसके बच्चे के 40 से 44 नंबर आए हैं, तो सबसे ज़्यादा इतने बच्चों के नंबर है। तो इस तरीके से हम पूरा जो हमारा डेटा है उसको ग्राफ के फॉर्म में या फिर टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों ज़रूरी है हमारे लिए स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ना और इन सभी मैथड्स के बारे में पढ़ना। ठीक है, क्योंकि हम आने वाले फ्यूचर टीचर्स हैं, तो हमें पता होना चाहिए ना कि किस तरीके से हमें डेटा प्रेजेंट करना है। तो चलो आगे बात करते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये आ गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की। अब हम डेटा को ग्राफ में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हो गया, जो भी हमने आगे देखा टेबल की फॉर्म में, इज वन ऑफ द वे ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा। ठीक है, सर्टन ऑब्टेन और सर्टन पैरामीटर्स डेटा कैन बी प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ एंड कर्व। तो डेटा को टेबल के फॉर्म में भी, ग्राफ एंड कर्व के फॉर्म में भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं, पॉलीगन बना सकते हैं, बहुभुज एंड फ्रिक्वेंसी कर्व बना सकते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व या ओजाइव बना सकते हैं, या पाई डायग्राम बना सकते हैं। तो इतनी तरीके से हम, इन 5 तरीके से हम अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आ गया हमारा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम होता है आयत चित्र। ठीक है, आप जब 10th में भी होंगे तो आपने देखा होगा किस तरीके से आप मैथ्स में आयत चित्र बनाते थे, है ना। इस तरीके से आप बनाते थे कि 10 से 20 के बीच में कितने हैं, इस तरीके से आप बनाते थे, ये आयत चित्र होता था। ठीक है, तो क्या होता है ये हिस्टोग्राम। सो आउट ऑफ द सेवरल मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिकली, हिस्टोग्राम बहुत पॉपुलर है एंड वाइडली यूज्ड इन प्रैक्टिस है। तो बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ईजी भी होता है इसको बनाना। सो इट इज़ अ ग्राफ इन विच जो डेटा होता है हमारा, ठीक है, उसके अंदर जो डेटा है हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये क्या है, इट अपीयर्स अ सीरीज ऑफ बार्स। तो इसके अंदर बार होते हैं, बार बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जो होता है, ये जो बॉक्स से बने होते हैं इसको हम बार बोलते हैं। ठीक है, तो ये बार होते हैं, बार्स बने हुए होते हैं एंड वर्टिकल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, लंबवत फॉर्म में होते हैं इस तरीके से ये। सो इट इज़ अ सेट ऑफ वर्टिकल बार्स विद इक्वल बेस। इनका जो बेस होता है वो इक्वल होता है, बट हाइट कम ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, हाइट कम ज़्यादा हो सकती है, बट जो इनका जो बेस होता है ना, इतना ही ये बेस इनका इक्वल होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि किस तरीके से। जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे पास कि अंक मतलब मार्क्स हैं बच्चों के 0 से 10 के बीच में, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 60 से 70 हाईएस्ट। ठीक है, इसके बीच में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कितने विद्यार्थी आए हैं, मतलब जिन बच्चों के 0 से 10 हैं वो 5 बच्चे हैं। इस तरीके से ये सारी फ्रिक्वेंसी दे रखी हैं। ठीक है, तो हिस्टोग्राम कैसे बना लेंगे, सिंपल सा। ठीक है, आपको ये तो पता ही है कि किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे 0 आएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की संख्या। तो अब इसको हम मिनिमम से, ठीक है, मिनिमम कितना है हमारा 4 है और मैक्सिमम कितना है 20 है। तो इस तरीके से हम लगा लेंगे 0, 5, 10, 15, 20, 25। आई होप ये सब तो आपको आता होगा, आपने 10th में सब कुछ पढ़ रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे और यहाँ पर हमारा आ जाएगा मार्क्स कहाँ से, 0 से लेके 70 तक है। तो 0 से लेके 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 जितने भी हमें बनाने हैं उस तरीके से हम इसको बना लेंगे। अब देखिए करना क्या है, देखो 0 से 10 है तो यह 0 है, ये 0 से 10 है तो 5 आ रहा है, तो हम यहाँ पर 5 बना देंगे। फिर 10 से 20 है, 10 से 20 के बीच में कितना आ रहा है हमारा, इस तरीके से हम इस तरीके से स्केल की मदद से इस तरीके से ग्राफ पेपर पे या फिर आप इस तरीके से बनाते रहेंगे। ठीक है, बहुत इजी है बनाना, आपको आता भी होगा बनाना। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है हमारा हिस्टोग्राम, जिसको हम आयत चित्र बोलते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं पॉलीगन की, कि पॉलीगन इसको हम बहुभुज बोलते हैं। सो पॉलीगन भी एक तरीके का ग्राफ होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। इट इज़ अ सिंपलर देन द हिस्टोग्राम काउंटर पार्ट। तो हिस्टोग्राम से भी बहुत आसान होता है, हिस्टोग्राम जैसा ही होता है। हिस्टोग्राम के जो बीच का हिस्सा होता है ना, अभी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं। सो ये क्या स्केच करता है एक लाइन को, ठीक है, आउटलाइन ऑफ द डेटा पैटर्न मोर क्लियरली एंड वी कैन गेट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फ्रॉम अ हिस्टोग्राम। तो हम हिस्टोग्राम आयत चित्र की मदद से हम क्या कर सकते हैं, पॉलीगन को बहुभुज को ड्रॉ कर सकते हैं। एंड इफ द मिड पॉइंट ऑफ द अपर बेस रेक्टेंगल एंड कनेक्टेड विद द स्ट्रेट लाइन फ्रीक्वेंसी
पॉलीगन हम इसको निकाल सकते हैं। अब इसका क्या मतलब अभी आपको समझ में आएगा। देखिए अब ये हमें सेम वही डाटा दे रखा है स्टूडेंट्स का 10 से 20 60 से 70 तक। अब हमने ये बना लिया था ये बना लिया था हमने हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम बनाने के बाद हमें करना क्या है, पॉलीगन बनाने के लिए जितने भी मिडल पॉइंट है ना इनके, जैसे कि 5 है तो 2.5, 10 है तो इस तरीके से हम 7.5, जितना भी हमारा ये बीच का बनता है हिस्सा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनके मिडल पॉइंट जितने भी हमारे ये जो हिस्टोग्राम बने हैं इनके मिडल पॉइंट को क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन से हम इनके बीच में इसको सभी इस लाइन को कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा पॉलीगन बन गया। कितना इजी था। जिसको हिस्टोग्राम समझ में आ गया उसको पॉलीगन भी समझ में आ जाएगा कि पॉलीगन में बिल्कुल हिस्टोग्राम जैसे हैं, बस हमें मिड पॉइंट लेने हैं, हर एक हिस्टोग्राम का मिड का पॉइंट लेना है और उसको स्केल की मदद से उसको मिला देना है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, पॉलीगन बन जाएगा। इजी। अब जिसको पॉलीगन आ गया उसको फ्रीक्वेंसी कर्व भी आ गया। ये भी बिल्कुल फ्रीक्वेंसी कर्व पॉलीगन जैसे है। इसमें सिंपल क्या करना होता है, इसको हमें फ्री हैंड स्मूथ एंड नॉट अ स्ट्रेट लाइन लगानी होती है। अब उसमें हमने क्या किया था, स्केल की मदद से इस तरह से लाइन लगाई थी ना, इस तरीके से लाइन लगाई थी, बट इसमें हमें स्केल का इस्तेमाल नहीं करना, हैंड से ही, पेंसिल से, हैंड से ही, फ्री हैंड से हमें इस तरीके से लाइन बना देनी है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाएगा। बहुत इजी है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही हमें सबसे पहले हिस्टोग्राम आना चाहिए। हिस्टोग्राम आ गया तो हम क्या करेंगे, हम पॉलीगन बना लेंगे। पॉलीगन आ गया तो हम फ्रीक्वेंसी कर्व बना लेंगे। लेना वही है, मिड पॉइंट लेना है सभी के, मिड पॉइंट ले लिया, उसके बाद अपना फ्री हैंड से लाइन बना दी, तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व। कितना इजी है ये। और फोर्थ है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, या फिर ओजाई बोल देते हैं। अब इसमें क्यूमुलेटिव आ गया, संचयी, मतलब इकट्ठा करते रहना। अभी पता चलेगा आपको कि इसका क्या मतलब है। तो देखिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व रिप्रेजेंट करता है अक्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी कर्व, अक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करते रहना, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज अ फ्रीक्वेंसी अक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन टू द अपवर्ड, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ आना। ये बात आपको याद रखनी है, इसमें बॉटम से अप की तरफ जाना है। अब देखो हमारे पास ये दिया हुआ है, स्टूडेंट्स हैं ये जो जिनके अंक है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 35 से 40, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है 4, 6, 10, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना होता है, क्यूमुलेटिव में से कम और से ज़्यादा मीन्स लेस देन एंड मोर देन फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ती है। तो सबसे हमें क्या करना है, आप देखो जो 5 है वो बड़ा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो 5 से ज़्यादा कितने हैं, ठीक है, 5, तो 5 ले लेंगे सबसे पहले। तो देखिए 5 से कम आएगा यहाँ पे, सबसे पहले 5 से कम, 10 से कम, जो ये वाला हमारा बड़ा वाला हिस्सा होता है ना, तो इसको हमें उठाना है, 5 को, 10 को, 15 को। तो यहाँ पे आएगा 5 से कम, 10 से 15, 10 से कम, 20 से कम, 40 से कम, और से कम में क्या आएगा कि 0, ये वाला इधर वाला हमारे इधर वाला जो लेफ्ट वाला हिस्सा है वो उठाना है। सो 0 से अधिक, 5 से अधिक, 10 से अधिक और 40 से अधिक। तो इस तरीके से हमको इसको बना लेना है, ठीक है। आई होप आपको ये विजिबल होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर से कम है तो सिंपल 4, 5 से कम में 4 आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई। 10 से कम में क्या करना पड़ेगा, 4 प्लस 6, 10 हो गया। और फिर उसके बाद 15 से कम में क्या करना पड़ेगा, ये जो 10 आया है, 10 प्लस 10 ये वाला 10, तो 20 हो गया। इस तरीके से इसमें ये ऐड करते जाएंगे तो एंड में हमारे पास ये आ जाएगा 100, ठीक है। और अगर से ज़्यादा है तो इसमें क्या, नीचे से स्टार्ट करते हैं इसमें, ठीक है। तो अब इसमें अगर ये हमें 100 आया है, हमारे पास से कम में 100 आया, तो 100 सबसे पहले आ जाएगा कि 100 जो है, 0 से अधिक कितने हैं, 100 हैं। फिर हमें माइनस करते जाना है, 100 में से 4 माइनस करेंगे 96 आ जाएगा, 100 में से 10 माइनस करेंगे 90 आ जाएगा। इस तरीके से कम और से अधिक जो है हमारी फ्रिक्वेंसी जो है वो तैयार हो जाती है इसमें। तो इस तरीके से हम तैयार करेंगे, और तैयार करने के बाद ग्राफ पेपर पे से कम और से अधिक को प्लॉट कर देंगे कि 0 से 5 के बीच में कितना था, और उसको इस तरीके से हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो से कम ऊपर जाएगा, से अधिक वाला नीचे की तरफ आएगा। अगर इसको कंबाइन भी करना है तो कंबाइन भी हम एक ही ग्राफ में इसको कंबाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे बनाते हैं। किसको बनाते हैं हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को बनाते हैं। ऐसे हम ओजाइव भी बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा।
चलिए अब बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी होती है मिड वैल्यूज, एवरेज, एवरेज को ही हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं, ठीक है। सो इन मोस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द स्कोर आर कंसंट्रेटेड एंड नियर द सेंटर। जितने भी स्कोर होते हैं, आप फॉर एग्जाम्पल कि आप बीएड कर रहे हो, ठीक है, अब आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, तो आपके जो मार्क्स आते हैं, आपके 7 पेपर्स होते हैं, जितना भी है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, लर्निंग एंड टीचिंग है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन है, जो आपके पेडागोजी सब्जेक्ट है, जितने भी आपके टोटल 7 पेपर्स हैं, उन सबके मार्क्स को जब टोटल किया जाता है, उसके बाद सभी मार्क्स को टोटल करने के बाद डिवाइड होंगे, ठीक है ना, आपके जितने भी मार्क्स में से बनते हैं, तो वो आपके मान लो फॉर एग्जाम्पल 70% मार्क्स आए हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, 70% का क्या मतलब है कि इन टोटल आपके, ठीक है, एवरेजली, एवरेज अगर लगा लें कि आपके सभी सब्जेक्टों में 70 नंबर ही आए हैं, तो वो 70% कहला रहे हैं आपके। चाहे किसी सब्जेक्ट में आपके 65 नंबर आए हैं, किसी में आपके 85 नंबर आए हैं, बट एवरेज की अगर हम बात करें तो वो 70% हमने क्यों दिए कि मतलब कि सबको जोड़कर डिवाइड कर दिया टोटल नंबर से, तो वो आपके एवरेज आ गई कि आपके हर एक सब्जेक्ट में अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है ना, 70 नंबर ही आए हैं, तो वो होता है हमारा एवरेज। तो जितने भी सीरीज होते हैं ना, वो एवरेज के इर्द गिर्द ही घूमती है। 65 भी 70 के इर्द गिर्द है, 85 भी 70 के इर्द गिर्द है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम एवरेज निकालते हैं। सो इन द मोस्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर आर कंसनट्रेटेड नियर टू द सेंटर, जो सेंटर है वहीं पर ही चीज़ें होती हैं। सो दिस टेंडेंसी इज रेफर टू एज अ सेंट्रल टेंडेंसी, तो उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज ऑफ द सीरीज बोलते हैं। तो आपकी जो परसेंटेज होती है, जितनी भी आप क्लासेज अभी पढ़ के आए हैं, तो आपके जितने भी परसेंट मार्क्स हैं, 70%, 75%, 80%, तो वो इन टोटल आपकी परसेंटेज है कि आपके ऑन एन एवरेज हर सब्जेक्ट में इतने ही नंबर आए हैं, ठीक है। सो ये होता है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी। तो हम उसको किस किस तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम मीन निकाल सकते हैं, मीन का मतलब एवरेज, अर्थमेटिक मीन, मीडियन निकाल सकते हैं, या मोड निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हमको ये 3 पढ़ने हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, ठीक है। तो चलिए मीन को डिस्कस करता है। सबसे पहले द मीन, मीन का क्या मतलब होता है, मीन का मतलब होता है मिड वैल्यू, कि जितने भी मार्क्स आए हैं उसको टोटल नंबर ऑफ मार्क्स से डिवाइड कर देना। मतलब द अर्थमेटिक मीन इज मोर सिंपली, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। एंड द मीन इज द सम ऑफ द सेपरेट स्कोर्स डिवाइडेड बाय देयर नंबर्स। सो इन द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो ये जो मीन है वो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, सबसे ज़्यादा आसान होता है। अब कैसे निकालना है, अगर मान लो कि ए मैन अर्न, कि एक आदमी जो है वो कितने पैसे अर्न कर रहा है, वो एक दिन में मान लो 50 रुपये अर्न कर रहा है, ठीक है, एक दिन में 75 कर रहा है, एक दिन में 40 कर, एक दिन में 50, एक दिन में 65, एक दिन में 60, एक दिन में 50, मतलब एक हफ्ते में 7 दिन में उसने इतने अलग अलग रुपए कमाए, ठीक है। या आप इसको मार्क्स भी लगा सकते हो कि आपके एक सब्जेक्ट में 50 नंबर आए, एक में 75 नंबर आए, एक में 40 नंबर आए। अब आपको एवरेज निकालना है कि ऑन एन एवरेज ये पर्सन कितना पैसा कमा रहा है। तो क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, 50, 75, 40, इस तरीके से सबको ऐड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डेज से, 7 से। इसी तरीके से आपके मार्क्स हैं तो 7 सब्जेक्ट मान लो आपके, तो 7 से डिवाइड कर देते हैं आप। 420 आए, 420 को 7 से डिवाइड कर दे, कितना गया, 60 आ गया। मीन्स ऑन एन एवरेज ये पर्सन 60 रुपये कमा रहा है हर दिन, ठीक है। तो देखो 50 भी 60 के नियर है, 75 भी 60 के नियर है, तो एक नियर की वैल्यू होती है, एक ऑन एन एवरेज वैल्यू होती है मीन, ठीक है। बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा आपको। तो इसमें जो है हमारा मीन जो है, मीन देखिए, मीन क्या होता है, जो एम है वो मीन को डिनोट करता है, एक्स किसको डिनोट करता है, स्कोर को, सिग्मा सम ऑफ टोटल को, एंड एन नंबर ऑफ आइटम्स को डिनोट करता है। अब मान लो कि वो डाटा तो आपको इस तरीके से दिया हुआ था, ठीक है, ये डेटा आपको इस तरीके से सिर्फ जो है मनी दी हुई थी अर्न करने वाली। अब अगर डेटा आपको इस तरीके से दे रखा हो, मार्क्स दे रखे हो आपको, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस तरीके से दे रखे हो कि 20 नंबर वाले बच्चे 8 हैं, 30 नंबर वाले बच्चे 12 हैं, तो इस तरीके से अगर आपको डेटा दे रखा हो तो आप किस तरह से निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है एम मतलब मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। कैसे निकालेंगे इसको, कि देखिए कि 20, ये क्या है हमारे मार्क्स है, 20, 30, 40, 60, 70 ये मार्क्स हैं, और कितने स्टूडेंट्स क्या हैं, 8 के, 12 के। अब निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा इन दोनों को, मार्क्स को और फ्रिक्वेंसी को, एफ को एंड एक्स को। ये एफ है, ये एक्स है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 को 80 से करेंगे 160 आ गया, 40 को 12 से करेंगे 360 आ गया, 40 को 20 से करेंगे 800 आ गया। फिर इन सबको करने के बाद टोटल कर लेंगे एफ एक्स का, 2460 आ गया, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 60,
60 को 2460 से डिवाइड कर देंगे, 41 आ गया ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो इस तरीके से अगर फ्रीक्वेंसी भी दे रखी हो तो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इजी मेथड है होता है, ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने का। अब इसमें कुछ शॉर्टकट मेथड भी होते हैं, ठीक है, तो उसको कैसे निकालते हैं देखिए, कि मान लो यही हमें मार्क्स दे रखे हैं, यही हमें स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो हम क्या करते हैं कि मिड पॉइंट जो है वो ले लेते हैं। मान लो कि मिड वैल्यू हमने 40 उठा ली, 40 मिड वैल्यू उठा ली, तो 40 को हम क्या करेंगे, 0 मान लेंगे यहाँ पे। तो 40 जो है 40 माइनस 30 माइनस 10, 40 माइनस 20 माइनस 20, ठीक है। सो 40 50 के बीच में कितना डिफरेंस है, +10 का। 40 60 के बीच में कितना डिफरेंस है, +20 का। और 40 और 70 के बीच में कितना डिफरेंस है, +30 का डिफरेंस है। इस तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी फ्रिक्वेंसी है उसको हमारे अर्थमेटिक मीन जो हमने माना, अज्यूम्ड मीन जो हमने अज्यूम करा था ना, मीन हमारा 40, तो उसके साथ हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 80 इंटू 20 160, 12 इंटू 10 क्या हो जाएगा 120। तो पॉजिटिव के अलग कर लेंगे, नेगेटिव के अलग एंड पॉजिटिव के अलग कर लेंगे। अब इसका टोटल हो गया 280 और पॉजिटिव का हो गया 340, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 60, ठीक है, 60 आ गया हमारा। तो हमारा fx 60 आ गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी 60 आ गई। और जो हमारा अज्यूम्ड मीन था, हमने जो अज्यूम किया था वो कितना था, 40 किया था। यहाँ पे हमने 40 से डाइवेशंस निकाली थी, सो 40 आ गया। तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमारा फॉर्मूला अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन fx डिवाइड बाय नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी या नंबर ऑफ आइटम्स। सो 40 आ गया अज्यूम्ड मीन, 60 fx एंड 60 ही। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। चाहे आप अज्यूम्ड मीन से निकाल लो या फिर नॉर्मली निकाल लो। यहाँ पे भी हमारा आंसर कितना आया था, 41 आया था। यहाँ पर भी हमारा आंसर कितना आया, 41 आया। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा मीन। अब इसकी कुछ यूजेस एंड लिमिटेशंस देख लेते हैं कि क्या यूजेस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। सो यूजेस हैं कि व्हेन द मोस्ट एक्यूरेट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज डिजायर, जब हमें बहुत एक्यूरेटली चाहिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, हमें एवरेज चाहिए, एक्यूरेट एवरेज चाहिए, तब हम इसको निकालते हैं, ठीक है। सो दूसरा है कि व्हेन अदर स्टैटिस्टिक्स, जैसे कि अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या अनोवा टेस्ट लगाना है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेस्ट लगाना है, ये सब भी बाद में फर्दर और कैलकुलेशन करनी है ना, तो हम मीन निकाल लेते हैं। नहीं तो हमारा मीडियन से या मोड से भी काम चल जाता है। कि अगर हमें फर्दर मैथमेटिकली जो है कैलकुलेशन करनी है, आपको एक और बात बताती हूँ कि हमारे जो एवरेज होती है ना, मेजर्स ऑफ सेंटर, वो 2 तरीके की होती है, ठीक है। एक होती है हमारी मैथमेटिकल एवरेज, ठीक है, मैथमेटिकल एवरेज होती है। एक होती है पोजिशनल एवरेज। जो हमारा मीन है, अर्थमेटिक मीन होता है, वो होता है मैथमेटिकल एवरेज। इसका मतलब है कि इसका यूज़ हम फर्दर और कैलकुलेशन करने में, मैथमेटिक्स की और कैलकुलेशन करने में इस्तेमाल करते हैं। कि इससे हम मीन से ना स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल सकते हैं, कोई भी टेस्ट अप्लाई करना है वो एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, जो कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। बट जो हमारी पोजिशनल एवरेज होती है वो होती है मीडियन एंड मोड। मीडियन का इस्तेमाल हम पोजीशंस के लिए बताते हैं, रैंक के लिए बताते हैं, ना कि इसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते। मीडियन से हम और कुछ नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए ये कहा गया है कि अगर हमें फर्दर कैलकुलेशन करनी है ना, तो हम इसको मीन को यूज़ करते हैं। एंड थर्ड है व्हेन द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैव द ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी इज वांटेड। अगर हमें स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छे से चाहिए, स्थिरता चाहिए ना डेटा में, तो हम इसको निकालते हैं। एंड व्हेन स्कोर्स आर सिस्टमेटिकली और नियर टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जब हमने नॉर्मल कर्व पढ़ा था, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, जब हमें मीन के अराउंड ही वैल्यूज़ चाहिए, हमें यहाँ मीन के अराउंड ही वैल्यूज़ चाहिए ना, तो हमें चाहिए। अगर हमें इधर या उधर चाहिए तो हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हम मीडियन यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हमें सिमेट्रिकल चाहिए ना, नॉर्मली सिमेट्रिकल चाहिए, तो हम ऑन एन एवरेज इसको मीन को यूज़ करते हैं। एंड व्हेन देयर आर नो क्लास इंटरवल्स और अनस्पेसिफाइड लेंथ, कि अगर हमारे पास कोई क्लास इंटरवल भी नहीं दिया हुआ तो भी हम इजीली इसको निकाल सकते हैं। हमने आगे देखा था ना फर्स्ट एग्जांपल में, सभी को टोटल करके नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दो तो इजीली ये निकल जाता है, तो भी इसका इस्तेमाल करते हैं हम। एंड व्हेन ऑल द स्कोर्स और ऑब्जर्वेशन आर गिवन, जब सभी स्कोर्स ऑब्जर्वेशन दी हो कोई भी मिसिंग ना हो, फिगर मिसिंग ना हो बीच में से, तो भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ईजी था बहुत। लिमिटेशन क्या है इसकी, कि मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ एनी स्कोर इज नॉट नोन। वही वाली बात है कि अगर कोई एक चीज़ मिसिंग हो गई ना, तो हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमको सबको टोटल करके ही तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है ना, तभी तभी एक्यूरेट आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर इस केस में अगर हमें कोई एक फिगर नहीं दी हो तो हम मीडियन या मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
In extremely asymmetrical distribution usually arithmetic mean is not represented the data. asymmetrical आएगा यहाँ, asymmetrical, ठीक है। ये मतलब कि जो डाटा असिमेट्रिकल है, मतलब कि डेटा काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है, डेटा एक जगह स्थिर नहीं है, असिमेट्रिकल है, काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस है डेटा में, तो अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। डेटा को सिमेट्रिकल होना ज़रूरी है। देन उसके बाद आएगा कि इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय इंस्पेक्शन एंड इट कैन नॉट बी कलेक्टेड ग्राफिकली। तो इसको हम ग्राफ में, मीन को हम कभी भी ग्राफ फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मीन को कभी भी हम ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, मीडियन को और मोड को कर सकते हैं, ठीक है। सो मीन में लीड रॉन्ग कंक्लूजन, अगर हम मीन का यूज़ करेंगे तो मीन गलत कंक्लूजन देगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है मीन आएगा या मीन इज नॉट ऑलवेज अ गुड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीन हमेशा गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है। अगर एक एग्जांपल हम ले कि एक बच्चे के 15, ठीक है, स्कोर ले लो, 15 है, 10 है, 15 है, 20 है और सीधा 1000 आ गया, तो मीन में क्या करना पड़ेगा, सबको टोटल करके नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करना पड़ेगा। आप 15 को 10 को 15 को 20 को ऐड करोगे, 1000 को ऐड करोगे तो इनका मीन आ जाएगा 210। क्या 210 सही रिप्रेजेंटेशन कर रहा है? 15 से 210 के बीच में कितना ज़्यादा डाइवेशन आ गया, 1000 से 210 के बीच में कितना डाइवेशन आ गया कि तो ये सही, हमेशा सही मेजर ऑफ सेंट्रल, सही एवरेज को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। सो हैंस जो 210 है वो बिल्कुल भी सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो ये इसकी बेसिकली लिमिटेशंस हो गई, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं मीडियन की। अब मीडियन क्या होता है? मीडियन क्या एक पोजिशनल एवरेज है। सो मीडियन इज एन अनदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीडियन का भी इस्तेमाल हम क्या करते हैं, ये भी एक तरीके का एवरेज निकालना है। तो ये एक सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, 50% ग्रेटर एंड 50% लेस। सो मीन क्या है? इट इज़ अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इट इज़ डिफाइंड एज द मिडल वैल्यू ऑफ द सीरीज। ये क्या करती है? मिडल वैल्यू जो होती है वो निकालती है। या तो आप सीरीज को पहले असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में रखिए। मैंने आपको सिखाया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि किस तरह से हम मतलब 50 स्टूडेंट्स के डेटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में रख लिया था ना, सबसे ज़्यादा किसके हैं और सबसे कम कितने हैं। सबसे ज़्यादा 72 थे, सबसे कम 4 थे। तो उसको या तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में हम रखेंगे, ठीक है। एंड वैल्यू विच डिवाइड द करंट सीरीज इंटू 2 इक्वल पार्ट। तो हम इस तरीके से करके सीरीज को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि ग्रेटर देन कितने हैं एंड लेस देन कितने हैं, ठीक है। सो LR कॉर्नर क्या कहते हैं? द मीडियन इज दैट वैल्यू। मीडियन एक ऐसी वैल्यू है दैट वेरिएबल्स दैट डिवाइड द होल ग्रुप इनटू 2 पार्ट्स। किसमें? 1 पार्ट एज कंपेयर टू द ग्रेटर, एक पार्ट ग्रेटर होगा एंड अदर पार्ट लेस देन मीडियन होगा, ठीक है। सो 50% ग्रेट एंड 50% रिमेनिंग लोअर होते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं अब किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास ये क्या दे रखे, डेटा दे रखे हैं कि किसी बच्चे के 18, 12, 14, 9, 16 इस तरीके से नंबर आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे। तो सबसे कम कितने हैं? 9 है, फिर 9 के बाद 11 हैं, 12 हैं, 14 हैं। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। अब अगर मान लो कि ये कितने दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दे रखे हैं, मतलब हमें ओड नंबर दे रखा है। तो ओड नंबर दे रखा है तो हम इनके बीच के वैल्यू देख लेंगे कि 4 इधर से, 4 इधर से हम हटा देंगे और 4 इधर से हटा देंगे। बीच में कितना बचा? 14 बचा ना। तो 14 हमारा मीडियन हो गया। सिंपल सी बात है। मीडियन क्या होता है? एक फ्रीक्वेंसी को, एक पूरी लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अब 14 से इधर ग्रेटर हो गए, 14 से इधर लेसर हो गए। तो सिंपल सी बात है। तो फिर क्या करेंगे हम? n+1 डिवाइडेड बाई 2 से भी निकाल सकते हैं हम इसे। किस तरीके से? n कितने, ये टोटल कितने हैं हमारे? 9, ठीक है। तो टोटल 9 है हमारे। 9 + 1 कितना हो गया? 10 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 5th आइटम, तो 5th आइटम क्या हो गया हमारी? 14। तो इस तरीके से ये 14 जो हो गया हमारा मीडियन हो गया, ठीक है। सो हैंस मीडियन इज इक्वल टू 14। तो सिंपल सा, बहुत सिंपल सा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं यूजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ मीडियन की। क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या लिमिटेशन है। तो सबसे पहले यूज़ की बात करते हैं, इसका क्या यूज़ है। तो फर्स्ट है कि व्हेन द एग्जैक्ट मिड पॉइंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज वांटेड। जब हमें एग्जैक्ट मिड पॉइंट चाहिए, ठीक है, कि कितने एग्जैक्टली 50% हाइयर है, कितने एग्जैक्टली 50% लोअर है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? मीडियन चाहिए। सेकेंड है इन केस ऑफ एन ओपन एंडेड क्लास। जब ओपन एंडेड क्लास है, कई बार लिखा होता है ना कि लेस देन 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है। फिर इस तरीके से जब हमें सीरीज दी हो ना लेस देन मोर देन वाली, तब ओपन एंडेड है जब,
ठीक है, जिसका एंड नहीं पता हमें, तो वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो मिड ही वैल्यू चाहिए, तो मिड वैल्यू हम इजीली यूज़ करके मीडियन निकाल सकते हैं। एंड व्हेन द क्लास इंटरवल्स आर नॉट इक्वल, जब क्लास के इंटरवल इक्वल ना हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई तो 10 से 15 दे रखा है, कोई 15 से 18 दे रखा है, ठीक है, कोई 18 से 30 दे रखा है, तो ये क्लास के इंटरवल इक्वल नहीं है, तो वहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड व्हेन रैंक और ग्रेड आर गिवन विदाउट एनी स्कोर, तो कोई स्कोर वगैरह नहीं है, क्वालिटेटिव है, आपको पता है, क्योंकि ये क्वालिटेटिव होता है। मीडियन एंड मोड क्या होता है, क्वालिटेटिव डेटा को रिप्रेजेंट करने में हेल्पफुल होते हैं, रैंक देने में, ग्रेड देने में। तो जब हम रैंक या ग्रेड देना है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड उसके बाद क्या है कि व्हेन अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज इज रिक्वायर्ड, जब एवरेज को ग्राफिक में प्रेजेंट करना है, क्योंकि मीन से तो हम कर नहीं सकते ग्राफ में प्रेजेंट, अगर हमें ग्राफ में प्रेजेंट करना है तो हम मीडियन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेयर एज मीन कैन नॉट बी प्रेजेंटेड ग्राफिकली, तो मीन को नहीं कर सकते। ओजाइव हमने बताया था ना आपको, ओजाइव को मतलब लेस देन फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन फ्रीक्वेंसी, इस तरीके से हम जो हमने की थी, एक बार मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से कहाँ पर हम मीडियन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाँ, यहाँ पर ये जो है ना लेस देन और ग्रेटर देन वाली, तो ओजाइव में इसमें हम मीडियन का इस्तेमाल करते, तो मीडियन निकाल करके हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के हेल्प से हम मोड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ गए, हाँ यहाँ पे, तो इस तरीके से हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके लिमिटेशंस की, कि लिमिटेशंस क्या है। तो पहला है इट रिक्वायर अरेंजिंग ऑफ डेटा, तो सबसे पहले आपको डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में करना है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो ये कहा गया कि मोर टाइम लग जाता है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। एंड सेकेंड है कि इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट लाइक मीन, तो मीन को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर हमें स्टैंडर्डाइजेशन वगैरह निकालना है, नोवा निकालना है, कोरिलेशन निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो इसका यूज़ किया जाता है। बट मीडियन के द्वारा हम फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये पोजिशनल एवरेज है, इसीलिए। देन थर्ड है इट इज़ अफेक्टेड मोर बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग एज कम्पेयर टू अर्थमेटिक मीन, तो इसमें फ्लक्चुएशन आती है तो बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट हो जाता है, मीन इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है। इट इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर अनग्रुप्ड डेटा, तो एग्जैक्टली नहीं निकलता। अगर मान लो कि 10 ही नंबर दे रखे हैं, 5 इधर हैं 5 इधर, तो बीच में क्या ही निकाल लेंगे। अगर हमारे पास 9 दे रखा है, 11 दे रखा है, 7 दे रखा है, तो हम मिड में इतना इधर बीच में छोड़ सकते हैं ना, जैसे कि हमें आगे वाले एग्जाम्पल में 9 दे रखे थे, तो अब तो ईजिली निकल जाता एग्जैक्टली मिड पॉइंट। जब हमें दे ही इवन नंबर दे रखे हो तब तो हम नहीं निकाल सकते इसको, तो एक इसकी डिसएडवांटेज हो गई। देन इट डज नॉट टेक द एक्सट्रीम स्कोर्स इनटू कंसिडरेशन, जो एक्सट्रीम स्कोर्स होते हैं, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होते हैं, एक्सट्रीम होते हैं, उनको इसमें कंसिडर नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ मिड पॉइंट को ही लिया जाता है, ठीक है। अब जो लास्ट है हमारा लास्ट टॉपिक, वो है मोड। तो मोड भी एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, इससे भी हम एवरेज निकालते हैं। तो अब वो कैसे निकालते हैं, तो मोड क्या होता है, एक अनदर सेंट्रल टेंडेंसी है। बेसिकली मोड का मीनिंग क्या होता है, जो कि फ्रिक्वेंसी क्या है, लगातार आ रही है, मोस्ट जिसे कहते हैं ना फैंसी, मोस्ट फैंसी फ्रिक्वेंसी बोलते हैं इसको, जो बार बार अकर करती है, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स मोड इज अ वैल्यू, मोड क्या है, विच हैज़ ग्रेटर फ्रिक्वेंसी इन अ डिस्ट्रीब्यूशन, कि एक डिस्ट्रीब्यूशन में कोई आइटम कितनी बार आ रही, कितनी ज़्यादा बार आ रही है। अभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कि अभी एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लो कि हमें स्कोर दे रखे हैं 15 15 16 17 17 17 18 18 19 19 20 20 20, तो हमें अगर स्कोर दे रखे हैं तो हमें क्या करना होगा, हमारे सबसे ज़्यादा स्कोर मतलब कौन से आ रहे हैं, तो 17 कितनी बार आ रहा है हमारा, 1 2 3 बार 17 आ रहा है, ठीक है, और 3 बार ही 19 आ रहा है। तो मतलब जो हमारी आइटम है, जो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा टाइम आती है ना, तो वो हमारी मोड बन जाती है। मोस्ट जो फ्रीक्वेंट लगातार जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली हमें फ्रीक्वेंसी मिल रही है, तो वो हमारा मोड बन जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा 17 और 19 जो कि ज़्यादा बार आ रहा है, वो क्या बन जाता है, हमारा मोड बन जाता है। ये सबसे ज़्यादा ईजी है कि मोस्टली जितनी ज़्यादा लगातार जो वैल्यू बार बार आ रही है, तो उसको उठा लेते हैं, वो हमारा मोड बन जाता है। दैट्स इट। तो मोड 2 तरह के होते हैं, ये है यूनिमोडल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी ऐसा होता है। ये हो गया बाई मॉडल। इसके
तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि क्या लिमिटेशंस है मोड की, ठीक है। सो लिमिटेशन एंड यूजेस ऑफ मोड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यूजेस की बात करेंगे। सो व्हेन अ क्विक एंड अप्रोक्सीमेशन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज रिक्वायर्ड, जब एकदम फटाफट से हमें चाहिए, क्योंकि ये तो हम देखते ही पता लगा लेते हैं ना कि कितनी बार एक फ्रिक्वेंसी अकर कर रही है, तो उसको हम फटाफट से देख के लगा लेते हैं, देख के पता लगा लेते हैं। तो क्विक एंड अगर अप्रोक्सीमेशन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चाहिए तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। व्हेन मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन अ सीरीज इज नीडेड, की सबसे ज़्यादा कौन सी वैल्यू आ रही है उसको निकालना है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हेन डेटा गिवन इन द डिस्ट्रीब्यूशन आर इनकम्प्लीट और द डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड, कि अगर कोई स्क्यूड है डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैंने आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बताया कि कोई राइट की तरफ या कोई लेफ्ट की तरफ स्क्यूड है ना, तो इस वे में तो हम इस डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है इन केस ऑफ ओपन एंडेड क्लास, ओपन एंडेड के लिए हम मीडियन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ एक्सट्रीम नोन नहीं है, हमें एक्सट्रीम वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। एंड उसके बाद लिमिटेशन है इसकी कि मोड इज़ नॉट रिजिडली डिफाइंड एज अदर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि पोजिशनल एवरेज है। एज़ कम्पेयर टू मीन, मोड इज़ अफेक्टेड बाय, मतलब मोड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ जाएँ, अगर डाटा में बहुत ज़्यादा डाटा में इस तरह से उतार चढ़ाव आ जाए तो हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। And since mode is a value of class interval, so containing highest number of frequency, it is does not based on observation of the series. And mode and the mode of payment by applying different formula is not similar. तो अगर अलग अलग फॉर्मूला से मोड निकाले तो वो सिमिलर नहीं आता, जैसे कि मीन आता है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हो गई हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल पूरा का पूरा टॉपिक, मैंने बहुत शॉर्ट में इसको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। ये बहुत लेंदी टॉपिक है एंड बहुत से बच्चों को इसे समझ में भी नहीं आता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और मैंने ईजी लैंग्वेज में समझाने की भी कोशिश की है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।